नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, आज ये हमारी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए क्लास 7th है, एपिसोड 7 है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी आप अगर नए आए हैं इस चैनल पर, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर लेटेस्ट जानकारियाँ दी जाती हैं और साथ ही साथ आपकी तैयारी भी कराई जाती है। तो चलिए, महादेव का नाम लेकर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी मस्ट बी, यानी मिनिमम नंबर कितने होंगे, मेंबर्स कितने होंगे कम से कम एक पब्लिक कंपनी में होने चाहिए, 2, 5, 7 या फिर 50। तो दोस्तों, आप लोगों ने इसका आंसर सही सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर है माय फ्रेंड्स 7। जी हाँ दोस्तों, 7 होते हैं कम से कम। तो ये आपको सही ऑप्शन हो जाएगा। 7 मेंबर्स इन ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी देयर मस्ट बी अ मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स एंड देयर इज नो अपर लिमिट। कोई अपर लिमिट नहीं होती है मेंबर्स की। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कितने भी हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 150, 250, 300, कितने भी हो सकते हैं। अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम की बात करें, पर लिमिटेड की बात करें तो 7 होते हैं। मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स इज रिक्वायर्ड, यानी कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने ही चाहिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी को फॉर्म करने के लिए। और मिनिमम शेयर कैपिटल जो मानी जाती है वो 5 लाख रुपए मानी जाती है, जो कि होनी जरूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वेजेस एंड सैलरीज अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर शोन इन, यानी देखिए क्वेश्चन पढ़ते समय हम इस चीज़ का ध्यान रखना कि वेजेस पहले है या सैलरीज पहले है। अगर वेजेस एंड सैलरीज, यहाँ पर वेजेस की शुरुआत की जा रही है, वेजेस से शुरुआत की गई क्वेश्चन में, तो वेजेस एंड सैलरीज बोला गया, ये दिखाएगा कहाँ पर आपको, ट्रेडिंग अकाउंट में। जी हाँ दोस्तों, ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। पर अगर यहाँ पर सैलरीज एंड वेजेस दिया होता तो आपका ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन सही होता। पर यहाँ पर वेजेस एंड सैलरीज दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सेकंड सही है। तो ऑन द डेबिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट वेजेस एंड सैलरीज हमेशा ट्रायल बैलेंस में एक खर्चा मानी गई है, जो कि आपका कंपनी के दौरान, जब कंपनी आप चलाएंगे तो जाहिर सी बात है ऐसे खर्चे होते ही हैं साल के दौरान में। दे आर टू बी शोन इन द डेबिट साइड पर शो किया जाता है, इसको दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चों की तरह। और आप जानते भी हैं नॉमिनल का रूल होता था, सारे खर्चे और लॉसेस को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। वेजेस एंड सैलरीज एक तरीके का रेम्यूनरेशन होता है जो फैक्ट्री के वर्कर्स को दिया जाता है। और आप जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में जितने वर्कर्स काम कर रहे होते हैं या फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो सभी के सभी ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। तो इसी वजह से इसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा डेबिट साइड पर। चलिए आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन अपना, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर है, इज इक्वल टू। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू किसके बराबर है जीपी, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस सेल्स, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करेंगे आप, सेल्स में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट को माइनस करेंगे, या सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करेंगे। तो देखिए, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस किया जाएगा। ऑप्शन 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर मैं बता भी, निशान भी लगा दिया कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या इसका फॉर्मूला एक और भी बन सकता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर सेल्स माइनस जीपी, ये भी फॉर्मूला आपका हो सकता है। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स, कहीं कहीं नेट सेल्स भी दिया हो सकता है। नेट सेल्स में से आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS माइनस करना होगा। नेट सेल्स आर इक्वल टू, नेट सेल्स अगर निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, टोटल ग्रॉस सेल जो भी होगी उसमें से रिटर्न इनवार्ड, रिटर्न इनवार्ड में बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या होता है, ये सेल्स रिटर्न ही है। रिटर्न इनवार्ड एक तरीके से सेल्स रिटर्न होता है, तो इसको माइनस करना होता है। कोई डिस्काउंट आपने दे रखा है तो उसको भी माइनस करना होता है, तब जाके आपकी नेट सेल निकल कर आती है। इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स इज नॉर्मली अवेलेबल फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट से मिलता है। ये ग्रॉस प्रॉफिट की या नेट सेल्स की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इनकम स्टेटमेंट देखना पड़ेगा कंपनी का। नेक्स्ट देखते हैं, द लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इन फर्म इज, लाइबिलिटी पार्टनर की फर्म में क्या होगी, जीरो होगी, लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड होगी या प्रपोर्शनेट होगी। तो दोस्तों, पार्टनर की लाइबिलिटी किसी फर्म में
अनलिमिटेड मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन जो आपका सी वाला है, थर्ड वाला है, वो ऑप्शन सही हो जाएगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्या है, तो एन अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इन्वॉल्व जनरल पार्टनर और सोल प्रोप्राइटर्स हु आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ। देखिए सोल प्रोप्राइटर कौन होता है, बंदा जो अकेला सारा का सारा बिजनेस संभालता है ना, तो वन मैन आर्मी भी कह सकते हो आप उसको। तो जनरल पार्टनर की बात करें या सोल प्रोप्राइटर की, हु आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेब्ट एंड लायबिलिटीज एक्रूड बाय द बिजनेस, तो उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड मानी जाती है। और मोस्ट कंपनीज, ज़्यादातर कंपनीज जो होती हैं वो फॉर्म करती हैं लिमिटेड पार्टनरशिप को, जहाँ पर क्या होता है कोई एक बंदा का हो या ज़्यादा बंदे हों बिजनेस में, है ना, तो पार्टनर लाइबल उतना ही होता है जितना उसने इन्वेस्ट किया है कंपनी में, यानी जितना पैसा उतना लगाया उतना ही वो रिस्पॉन्सिबल होगा पे करने के लिए, उससे ज़्यादा उसकी लाइबिलिटी नहीं बनती है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो नहीं है दोस्तों, यहाँ से आपको बात बोली जा रही है कि नहीं है कैश इनफ्लो। देखिए क्रेडिट डेटर्स की बात करें सबसे पहले, तो अगर हम डेटर्स की बात करते हैं तो डेटर्स कब कब कम होंगे, देनदार कब कम होंगे, जब आपका पैसा बिजनेस में आएगा। भाई देनदार आपको पैसा देंगे वो कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर तो पैसा आएगा और पैसा आएगा तो कैश इनफ्लो होगा, बढ़ेगा पैसा। यहाँ पर तो पूछा जा रहा है कि कैश इनफ्लो नहीं होगा, नॉट अ कैश फ्लो इनफ्लो, तो पहला वाला तो होगा नहीं। दूसरा क्या है, इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू करेंगे, आपने शेयर्स इशू करे तो जाहिर सी बात है पब्लिक आपको पैसा देगी, तो इसमें भी कैश इनफ्लो होता है। तीसरा है डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, अगर आपके लेनदार जो हैं, क्रेडिटर्स जो हैं, अगर वो कम हो जाते हैं, डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है, तो वो कब देखने को मिलेगा, जब आप उनको पैसा देंगे, जाहिर सी बात है वो क्या होगा, आपका कैश आउटफ्लो होगा, कैश इनफ्लो तो होगा नहीं, और वही चीज़ इसमें पूछी जा रही है, तो ऑप्शन थर्ड वाला जो है सही है। जबकि फिक्स्ड एसेट्स के बेचने की बात करें तो अगर आप फिक्स्ड एसेट्स को बेचोगे तो उसके बदले में भी आपको पैसा तो मिलेगा ही, और पैसा मिलेगा तो कैश का इनफ्लो होना ही है, तो ऑप्शन थर्ड सही है। ए डिक्रीज इन क्रेडिटर्स इज नॉट अ कैश इनफ्लो, इट इज अ कैश आउटफ्लो। नेक्स्ट क्या है, अ पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक। एक पार्टनर है जिसकी एसोसिएशन फर्म के साथ अननोन है, जनरल पब्लिक उसको जानती नहीं कि वो कहीं ना कहीं उस फर्म के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे में उस पार्टनर को क्या कहा जाएगा, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, या स्लीप पार्टनर या बोलेंगे, या सीक्रेट पार्टनर बोलेंगे, कौन सा पार्टनर होगा इसमें सही ऑप्शन। तो दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर पहचान लिया होगा, इसका जाहिर सी बात है नाम से ही पता चल रहा है, सीक्रेट पार्टनर। यानी सीक्रेट पार्टनर ऐसा पार्टनर है जो कि कहीं ना कहीं उसका अता पता है ही नहीं एसोसिएशन के साथ, पैसा उसने लगा रखा है फर्म में, है ना, इन्वेस्ट कर रखा है, पर जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, वो जानती ही नहीं कि वो जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है किसके साथ, फर्म के साथ। ऐसा पार्टनर सीक्रेट पार्टनर माना जाता है। तो चलिए सीक्रेट पार्टनर के बारे में और जानते हैं। सीक्रेट पार्टनर इज द पार्टनर ऑफ द फर्म हुज एसोसिएशन इज अननोन टू द जनरल पब्लिक बट ही टेक्स पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग, यानी जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसको उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, फर्म इसको इन्वॉल्व करेगी। और बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस फर्म के जितने भी हिस्से होंगे, मतलब पार्टनरशिप होगी, उसमें जो भी उसका एक्टिव अफेयर्स होंगे, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होगा, बस लोग उसको नहीं जानते। नेक्स्ट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट। ट्रेडिंग अकाउंट भैया किसके लिए बनाया गया, किस चीज़ के लिए जानने के लिए बनाओगे आप, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जानने के लिए बनाओगे, जीपी या ग्रॉस लॉस को निकालने के लिए बनाओगे, नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए बनाओगे, या ऑपरेटिंग इनकम को निकालने के लिए बनाया जाता है। आसान क्वेश्चन है, बच्चे फंस जाते हैं इसमें भी, तो आपको पता होना चाहिए भैया क्या होगा इसका आंसर। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट जब भी आप बनाएंगे तो आपको पता क्या करना है, आपको पता करना होगा, जाहिर सी बात है, ग्रॉस प्रॉफिट पता करेंगे या ग्रॉस लॉस पता करेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द डायरेक्ट प्रॉफिट। आपको डायरेक्ट प्रॉफिट निकालना है, सीधा प्रॉफिट निकालना है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है, बैलेंस शीट बाद में बनती है। अभी हमें सीधे डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल लेना है, जल्दी है हमें, तो उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, पहली स्टेज ये है ना। जो भी हमने माल बेच दिया, प्रोडक्ट सोल्ड किया, तो इसमें क्या होता है, इसमें
क्रेडिट साइड पे सेल्स आता है एक तो, और एक क्लोजिंग स्टॉक आता है। दो आइटम आते हैं जो कि क्रेडिट आइटम होते हैं। डेबिट आइटम्स की बात करें तो परचेज आता है, और जितने भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं फैक्ट्री से रिलेटेड, जितने भी खर्चे होते हैं वो सब डेबिट आइटम्स में आते हैं। रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट दिखाता है आपको, जो भी निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा वो बताएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट निकला या ग्रॉस लॉस निकला। नेक्स्ट क्या है भाई, अकाउंटिंग एंट्री बनानी है आपको। अकाउंटिंग एंट्री बनानी है, टेलीफोन बिल पे कर रहे हो आप, तो उसके लिए अकाउंटिंग एंट्री क्या बनाओगे। एक क्वेश्चन जनरल सा क्वेश्चन है, जनरल एंट्री वाला है ना, पूछ भी सकते हैं नहीं भी पूछ सकते हैं, आसान क्वेश्चन तो अधिकतर आजकल आते नहीं, फिर भी क्या करोगे आप। देखिए जितने भी खर्चे होते हैं सबको डेबिट कर दोगे, तो जाहिर सी बात है टेलीफोन चार्ज जो है आपका उसको डेबिट किया जाएगा, और पैसा चुकाओगे तो या तो कैश में चुकाओगे या बैंक में चुकाओगे, बैंक के जरिए, तो उसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अमाउंट कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। बुक कीपिंग का ये इवॉल्व किया गया, किसने दिया आपको ये, तो कैसे निकल कर सामने आया, ये लूका पाशियोली थे जिन्होंने ये इसको इन्वेंट किया, इंट्रोड्यूस किया। तो लूका पाशियोली इसके फादर माने जाते हैं, तो आंसर थर्ड उसका सही होगा। नेक्स्ट क्या है, तो देखिए मॉडर्न डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को इन्होंने दिया था इटली में, और 13th और 14th सेंचुरी उस समय मानी जाती थी, तो फादर हैं मॉडर्न बुक कीपिंग के। नेक्स्ट क्या है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करोगे आप एक्यूरेसी जानने के लिए। अब किस चीज़ की जानकारी जानोगे ट्रायल बैलेंस से, क्या एक्यूरेसी जानोगे भाई, लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस की, बैलेंस शीट के बैलेंसेस की, इनकम स्टेटमेंट के बैलेंसेस की, या कैश फ्लो स्टेटमेंट के बैलेंसेस की। तो दोस्तों आप जब ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो एक्यूरेसी आपको पता होनी चाहिए किस चीज़ की, एक्यूरेसी आपको पता होनी चाहिए लेजर अकाउंट बैलेंसेस की, यानी ऑप्शन पहला वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस की एक्यूरेसी पता करी जाती है। तरह तरह के जो भी अकाउंट्स आते हैं लेजर्स में, चाहे राम का खाता हो, श्याम का खाता हो, कोई सा भी खाता हो, A to Z जितने भी लेजर्स में अकाउंट्स आएंगे उनके डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस की एक्यूरेसी जानने के लिए ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम बराबर होने चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं, पहले से जानते हैं कि भाई हर एक डेबिट का अपना एक क्रेडिट होता ही होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्या है, ऐसा द पर्सन हु एडवांस साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, यानी जिसने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिए वो कौन था, तो वो थे टेलर साहब। जी हाँ दोस्तों, यानी ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, जिसको FW टेलर भी कहा जाता है, ये इनकी पिक्चर है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, कैपिटल अकाउंट एंड अकाउंट, भाई कौन सा अकाउंट ओपन किया जाएगा हर एक पार्टनर के लिए, क्या वो पार्टनर ड्राइंग अकाउंट होगा, पार्टनर का सैलरी खाता होगा, पार्टनर का करंट खाता होगा, या पार्टनर का कमीशन वाला अकाउंट होगा। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट तो बनेगा, उसके साथ दूसरा खाता कौन सा बनेगा ये पूछा जा रहा है, तो आप बता देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, पार्टनर करंट अकाउंट भी बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट के साथ साथ, ठीक है। कौन से मेथड के अकॉर्डिंग, फिक्स्ड मेथड के अकॉर्डिंग। दो तरह के मेथड होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल मेथड की बात, फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात हो रही है। पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन होता है हर एक पार्टनर के लिए अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, बिकॉज अंडर दिस मेथड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स रिमेन फिक्स, यानी इसमें कोई भी अल्ट्रेशन नहीं होता है, कैपिटल बदलेगी नहीं, वो फिक्स्ड रहेगी। जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, ऑल अदर ट्रांजैक्शंस, किसको छोड़कर, कैपिटल के विड्रॉल को छोड़कर और इंट्रोडक्शन को छोड़कर, जितने भी आपके ट्रांजैक्शन लेन देन होंगे, जैसे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर की सैलरी हो गई, शेयर पार्टनर्स का शेयर हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, ये सब के सब कहाँ रिकॉर्ड करोगे आप, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। बस किस दो चीज़ों को छोड़ना है, एक तो कैपिटल का इंट्रोडक्शन छोड़ना है जो भी इंट्रोड्यूस किया, और जो पैसा कैपिटल निकाली गई उसको छोड़कर जितने भी लेन देन होंगे सब के सब कहाँ भर देना, करंट अकाउंट के अंदर भर देना। चलिए नेक्स्ट क्या है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग आर, 4 P मार्केटिंग के कौन कौन से हैं। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, प्लानिंग प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन,
पैकेजिंग, प्लानिंग, प्राइस, प्रोडक्ट या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन यानी पहला वाला जो है आपका बिल्कुल सही है, 4P यही होते हैं। ध्यान दे दो सही से, कौन सा? पहला P प्रोडक्ट, दूसरा P प्राइस, तीसरा P प्लेस और चौथा P कौन सा भैया? प्रमोशन वाला, है ना। तो देखिए प्रोडक्ट की बात, यानी क्या बेचोगे, व्हाट यू सेल। एक फिजिकल गुड हो सकता है, सर्विस हो सकती है, कुछ कंसल्टेशन दे सकते हो। दूसरी चीज प्राइस, कितना चार्ज रखोगे, है ना, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कस्टमर्स पर उस ब्रांड का। तीसरी चीज प्लेस, यानी कहाँ अपना प्रोडक्ट प्रमोट करोगे, कहाँ कहाँ करना चाहोगे। आइडियल कस्टमर्स क्या होंगे, किसके लिए आप बना रहे हो उस प्रोडक्ट को। इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुँचाओगे। प्रमोशन, हाउ डू योर कस्टमर्स फाइंड अबाउट यू, आपका प्रोडक्ट को कस्टमर कैसे पता करेंगे, क्या क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करोगे, क्या टेक्निक्स को फॉलो करोगे, कैसे वो इफेक्टिव होंगी। ये सब के सब चारों इसी में आते हैं। नेक्स्ट क्या है? कोऑर्डिनेशन। क्या भैया? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक एजेंस है, किस चीज़ का? मैनेजमेंट का। एक जैसे मसालों को की ज़रूरत पड़ती है सब्जी बनाने में, ऐसे ही कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है मैनेजमेंट में। तो यहाँ पर क्या है, देखिए आप जानते हैं फंक्शन मैनेजमेंट के भी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि मैनेजमेंट के। तो प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन का अपना महत्व है, ऑर्गेनाइजिंग में भी है, स्टाफिंग में भी है, डायरेक्टिंग में भी है और कंट्रोलिंग में भी है। प्लानिंग में कैसे? आपको कुछ ना कुछ प्लान करना होता है, जितनी भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं रिक्वायर्ड होती, कोऑर्डिनेशन का उसमें ज़रूरत पड़ती है। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य आपने कुछ तय कर लिए, पहले ही प्लान कर लिए। ऑर्गेनाइजेशन इनफेक्टिव हो जाएगा अगर आपका कमी हो गई कोऑर्डिनेशन की, यानी तरह तरह के जितने भी डिपार्टमेंट्स और डिवीज़न है उसमें अगर तालमेल नहीं बैठेगा सही से, तो ऑर्गेनाइजेशन करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ऑर्गेनाइज करने का। तीसरा स्टाफिंग। स्टाफिंग करने का मतलब ये है कि आपको ऐसे वर्कर्स की ज़रूरत होती है, स्किल्ड हो और एबल हो, एबिलिटी वाले हो, है ना, हु इज सिलेक्टेड टू परफॉर्म ए जॉब, और जो जॉब के लिए फिट हो, है ना। तो कोऑर्डिनेशन उसमें भी आता है, ज़रूरी होता है। डायरेक्शन, डायरेक्शन देखो इम्पॉसिबल होगा, किसी काम का नहीं होगा अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। किसके बीच में? सुपीरियर वाले के बीच में और सबऑर्डिनेट के बीच में। जो वर्कर्स हैं और टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, अगर उनके बीच में कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेशन, तालमेल नहीं बैठेगा, हार्मोनियस रिलेशन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बेकार है। कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन एंश्योरिंग दैट एक्चुअल रिजल्ट्स आर फ्रूटफुल। जो भी एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं वो फ्रूटफुल तभी होंगे जब कोऑर्डिनेशन हेल्प करेगा। सेकंड चीज़ क्या है कि कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पर इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो। टॉप लेवल की बात करें तो टॉप लेवल कोऑर्डिनेट करता है सभी एक्टिविटीज़ में, होल ऑर्गेनाइजेशन कीपिंग इन व्यू द डिजायर्ड गोल्स। यानी आपको जो भी इच्छुक गोल्स हैं, आप जिन गोल्स के लिए काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में तभी अचीव होंगे जब टॉप लेवल के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा। मिडिल लेवल में, मिडिल लेवल मैनेजर्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे मिडिल लेवल क्या काम करता है? तरह तरह के डिपार्टमेंट्स में तालमेल बिठाने का काम करता है। और लोअर लेवल क्या काम करता है? वर्कर से सीधे रिलेटेड होता है, सबऑर्डिनेट से रिलेटेड होता है, लिंक्ड होता है। तो गोल्स तभी अचीव होंगे जब लोअर लेवल कोऑर्डिनेशन उसमें अच्छा होगा, एक्टिविटीज़ में, वर्कर्स की एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेट कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है? इन वाउचिंग सैलरी रजिस्टर शुड बी कंपेयर्ड विद। तो सैलरी रजिस्टर किसके साथ कंपेयर किया जाएगा? वाउचिंग में। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? कैश बुक। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, कैश बुक। देखिए ऑडिटर क्या करता है? सैलरी रजिस्टर को वाउच करने का काम करता है। किसके साथ मिलाएगा? कंपेयर करेगा, उसकी एंट्रियों को किसके साथ करेगा? कैश बुक के साथ कंपेयर करेगा। नेक्स्ट क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको 3P मॉडल भी कहते हैं या PPP मॉडल कहा जाता है। डिज़ाइन किया गया प्राइमरीली किसके लिए? एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट डेवलपमेंट के लिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए या वेस्टलैंड डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल इसमें सही है। देखिए एक PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, एक ऐसा फंडिंग मॉडल है फॉर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। जितने भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनिशिएटिव्स होते हैं, जैसे कि नए टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, एयरपोर्ट हो गया, पावर प्लांट हो गया,
इस तरह के जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा ही सफल हो पाते हैं। पीपीपी एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं पब्लिक सर्विसेज को देने के लिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अलाउ करता है लार्ज स्केल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, जैसे रोड्स है, ब्रिजेस है, हॉस्पिटल्स है, और ये कंप्लीट तभी हो पाते हैं जब प्राइवेट फंडिंग मिलती है। नेक्स्ट क्या है, द टर्म फंड। एक फंड वर्ड जो है वो यूज़ किया गया फंड फ्लो स्टेटमेंट में। अब इसका मतलब क्या है, कैश से करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को घटाना, करंट लाइबिलिटी से या इनमें से कोई नहीं, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन में बदलाव देखने को मिलेगा। कोई भी बिजनेस यूनिट चल रही है उसमें फाइनेंशियल पोजीशन में बदलाव देखने को मिलेगा। सोर्सेज, जितने भी सोर्सेज होते हैं फंड्स के, और फंड्स को यूज़ किया जाता है बिजनेस के अंदर एक टाइम के एक किसी समय में, तो फंड्स मींस वर्किंग कैपिटल। फंड्स का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यानी जिसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा वर्किंग कैपिटल, सभी जानते हैं भाई, जितने भी चालू संपत्ति होती, करंट एसेट्स होते हैं, और करंट लाइबिलिटीज यानी चालू दायित्व होते हैं। तो चालू संपत्ति में से अगर आप चालू दायित्व को माइनस करते हैं तो आपके पास वर्किंग कैपिटल निकल के आता है। सो बेसिकली ये फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, स्टडी करता है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के डिफरेंस को, है ना, एक किसी भी अकाउंटिंग ईयर में। नेक्स्ट क्या है, द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या शामिल करेगा भाई, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, या इनमें से दोनों। तो P&L एंड बैलेंस शीट दोनों के दोनों आ जाते हैं। द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनते हैं किसी भी एंटरप्राइजेस के द्वारा, वो एक तो बैलेंस शीट होगा, फाइनेंशियल पोजीशन बताने का काम करती है ये। इनकम स्टेटमेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस जैसे, कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, और आपका जो भी स्टेटमेंट बनता है ओनर्स इक्विटी और स्टॉक होल्डर्स की इक्विटी के लिए, वो आपका आ जाता है। तो बैलेंस शीट प्रोवाइड करता है। स्नैपशॉट लेते हैं आप मोबाइल में, है ना, हाँ, तो स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, आपको जो जो पसंद आता है क्वेश्चन वो उसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो एज अ पार्टिकुलर डेट पे आप जो भी बैलेंस शीट का देखना चाहते हैं, बैलेंस शीट आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देती है। नेक्स्ट क्या है, रिटर्न इनवार्ड। रिटर्न इनवार्ड अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस। तो देखिए रिटर्न इनवार्ड जो है, जिसको सेल्स रिटर्न भी कहते हैं, ट्रायल बैलेंस में डिडक्ट करोगे आप किससे, जाहिर सी बात है सेल्स से डिडक्ट करोगे, तो ऑप्शन सेकंड जो आपका है वो आपका भैया सही हो जाएगा। चलिए, तो रिटर्न इनवार्ड यहाँ पे क्या होता है, फ्लो ऑफ गुड्स इन द बिजनेस विच वर सोल्ड। कुछ माल ऐसा है जो आपने बेच दिया था पर वो वापस लौट के आ गया, हो सकता है खराब माल हो, कस्टमर को पसंद आया हो, तो ऐसे में इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द सेल्स में से डिडक्ट कर देंगे आप, ताकि एक्चुअल पोजीशन पता चले फर्म की कि एक्चुअल पोजीशन है क्या, और डिडक्ट कर देंगे द अमाउंट विच इज रिटर्न एज इट इज नो मोर पार्ट ऑफ सेल्स। यानी सेल्स का तो पार्ट है ही नहीं है वो, है ना, इज विद द फर्म इटसेल्फ। अब वो फर्म में खुद आ गया वापस से वो चीज़। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कंपनी की। देखो भैया, सेपरेट लीगल एंटिटी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी एक कंपनी जो होती है वो आपका डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी होती है। एक ऐसी एंटिटी होती है जिसमें उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, वो अपने नाम से अपनी पहचान है उस कंपनी की। वो किसी के खिलाफ भी केस कर सकती है वक्त आने पर, प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है कोई सी भी, है ना, कंटिन्यू कर सकती है, चाहे सारे के सारे मेंबर्स ही क्यों ना डाई हो जाएं, वो चलती रहेगी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी तो फीचर होगा इसका। दूसरा क्या है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी लोग आते हैं लोग जाते हैं पर कंपनी चलती रहती है, कंपनी का अस्तित्व बना रहता है। यानी मेंबर्स की डेथ हो जाएगी, कंपनी फिर भी चलती रहेगी। तो कंपनी की लाइफ कम्स टू एन एंड तभी होगी जब कहीं ना कहीं प्रिस्क्राइब्ड लीगल प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वाइंड अप करने का, यानी कंपनी को बंद करने का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे तभी वो बंद होती है। नेक्स्ट क्या है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। तो एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है, यानी कंपनी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स अपने नाम से ही करती है, प्रॉपर्टी अपने नाम से ही रखती है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कानून की नज़रों में ये कहीं ना कहीं एक क्रिएशन है, एक बॉडी है कानून की नज़रों में, है ना, लॉ की नज़रों में। पर चौथी बात देखी जाए तो नो सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, तो ये गलत है, ये आपका फीचर कंपनी का नहीं है माय फ्रेंड्स। ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है इसका ऑप्शन, नो सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर क्या है कि अ कंपनी हैज सम फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स
जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कॉमन सील बता देता हूँ। एज एन आर्टिफिशियल पर्सन अ कंपनी कैन नॉट एक्ट एंड साइन इटसेल्फ। कंपनी ना तो साइन कर सकती है खुद और ना ही कुछ एक्ट कर सकती है आर्टिफिशियल पर्सन होने के नाते। इट एक्ट्स थ्रू ह्यूमन बींग्स नोन एज डायरेक्टर्स। तो इसको चलाने वाले जो बंदे होते हैं उनको कहते हैं डायरेक्टर्स। ऑल द एक्ट्स ऑफ ए कंपनी डन थ्रू द डायरेक्टर्स आर ऑथेंटिकेटेड बाय अ कॉमन सील ऑफ ए कंपनी। तो हर कंपनी के पास अपनी एक कॉमन सील होती है जिसके द्वारा एक कंपनी चलती है, जिसको ऑफिशियल सिग्नेचर भी कह सकते हो आप कंपनी का। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेपरेशन वाली बात जो पीछे मैंने बताया, तो सेपरेशन यहाँ पे बोला गया था नो सेपरेशन। सेपरेशन होता है, मैनेजमेंट और ओनरशिप के बीच में सेपरेशन है। नेक्स्ट क्या है, इन प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे। देखिए प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो आपके 2 ही तो होंगे भैया। कम से कम जो मेंबर होंगे प्राइवेट कंपनी में वो 2 होते हैं। ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद ए मिनिमम ओनली 2 मेंबर्स, जिनको शेयर होल्डर्स भी कह सकते हो आप, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। एज द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, अभी 1956 तो चल नहीं रहा कंपनी एक्ट, 2013 चल रहा, तो उसके अकॉर्डिंग भैया 200 हो सकते हैं मैक्सिमम किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, और कम से कम 2 हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 200। The act provide that a private limited company must have a minimum of 2 डायरेक्टर्स। अगर डायरेक्टर पूछ लिया जाता है यहाँ पे तो कम से कम 2 डायरेक्टर होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टर की बात करें तो 15 आपके हो सकते हैं, इससे ज़्यादा डायरेक्टर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू ए प्राइवेट कंपनी। अभी बताया मैंने आप लोगों को, आप लोग तुरंत बता देंगे, इसका आंसर होगा 200। नेक्स्ट क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू गेट दिस। पार्टनर्स को क्या मिलेगा, तो अगर एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट की कमी है, लैक ऑफ एग्रीमेंट है, तो ऐसे केस में वो हकदार होंगे इंटरेस्ट ऑन लोन के। जो भी लोन दिया पार्टनर, एडवांस दिया, उस पर इंटरेस्ट मिलने के वो हकदार है, उनको इंटरेस्ट मिलेगा। बाकी इनमें से प्रॉफिट क्या शेयर होगा कैपिटल रेशियो में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कैपिटल रेशियो में शेयर नहीं होगा, प्रॉफिट शेयर होगा, पर इक्वली शेयर होगा, बराबर जितने भी पार्टनर होंगे। सैलरी कमीशन तो भूल ही जाओ, तो सैलरी एंड कमीशन आर नॉट एंटाइटल्ड, है ना, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द सैलरी एंड कमीशन इन केस पार्टनर डज नॉट मेक एग्रीमेंट और डीड। पार्टनर्स को लोन मिलेगा, लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा, एडवांस जो भी दिया उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट शेयर इक्वल होगा, और पार्टनर्स कैन मेक और इंसर्ट क्लॉजेस कर सकते हैं अपने मर्जी से, कुछ क्लॉज अपनी सभी पार्टनर्स की सहमति से, कुछ पार्टनरशिप डीड जो भी एग्रीमेंट है रिटर्न हो सकता है, तो उसमें वो इन क्लॉजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट जो भी होता है वो करना ज़्यादा सही होता है, ताकि आने वाले टाइम में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, हैरेसमेंट ना हो किसी पार्टनर के साथ, या कोई अनप्लीजेंटनेस एनवायरनमेंट ना क्रिएट हो पार्टनर्स के बीच में। क्यों, डिस्प्यूट होने के चांसेस तब बनेंगे जब कोई रिटर्न लीगल एग्रीमेंट नहीं होगा। तो रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी माना जाता है। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, ना भी रखो, पर फ़ायदा तो रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट रखने में है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 24, ए एंड बी ब्रिंग कैपिटल इन द फर्म। भैया ए और बी दोनों कैपिटल लेकर आए फर्म में। अब क्या हुआ, इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि 2:3 में रखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये लाया 50,000, तो देखो बी की कैपिटल क्या होगी ये पूछा जा रहा है, तो कैसे बता दोगे। देखो 2 लिखा 3 लिखा, अब 2 की मल्टीप्लाई ऐसे किस नंबर से करोगे कि 50,000 बनाया आपका, तो जाहिर सी बात है आप 25,000 से तो करोगे। तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई भी किससे कर दो, 25,000 से कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 75,000 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 4th वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपका अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक ऐसे भी देख सकते हो कि 2 शेयर के लिए 50,000 आए, 3 शेयर के लिए कितने आएंगे, 2 भाई 25,000, 50,000, 2 नीचे ले आओ, 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 75,000 बी की कैपिटल। नेक्स्ट क्या है, मिनिमम ऑफ, क्या बोला जा रहा है कि मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स टू कंस्टिट्यूट अ पार्टनरशिप फर्म मस्ट बी। यानी पार्टनरशिप करने के लिए किसी भी फर्म के द्वारा पार्टनरशिप हो रही है तो कम से कम पार्टनर कितने होंगे, तो भाई 2 पार्टनर रख सकते हो कम से कम।
है ना। तो सेक्शन 4 याद रखना, सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और उसका जो सेक्शन 4 है वो डिफाइन करता है कि पार्टनर्स के बीच में एक रिश्ता होता है, रिलेशन होता है। कैसा रिश्ता होता है, रिलेशन होता है कि भाई प्रॉफिट जो भी होगा या लॉस जो भी होगा बिजनेस का, वो शेयर करेंगे आपस में और बिजनेस को साथ साथ चलाएंगे। कोई पास पार्टनर एब्सेंस होता है तो दूसरे के पार्टनर के बिहाफ में वो काम करेगा। अच्छा, इन ऑर्डर टू फॉर्म ए पार्टनरशिप देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2% तो होने ज़रूरी है, वरना एक होगा तो क्या होगा, वो पार्टनरशिप थोड़ी कहलाएगी, वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगी। और ये सब एक ही गोल के लिए काम करते हैं, इनका गोल एक होता है, कॉमन होता है, इंडिविजुअल गोल नहीं होता, इनका कॉमन गोल होता है। नेक्स्ट क्या है, एवरी पार्टनर, हर एक पार्टनर प्रोप्राइटर भी होता है, बिजनेस का ओनर भी होता है ना, और एजेंट भी होता है। मैंने पीछे बताया इसी डेफिनेशन के अंदर कि भैया एजेंट भी है, एक एम्प्लॉय की तरह भी काम करेगा और प्रोप्राइटर की तरह भी काम करेगा, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल सही हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज ए स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कैसा पार्टनर, भाई सोता हुआ पार्टनर, यानी कोई पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा ऑपरेशन में, बिजनेस के ऑपरेशन में, यानी उसका कोई रोल नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है ना। क्या वो पार्टनर रिटायर हो गया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। पार्टनर हु डज नॉट डिमांड द शेयर ऑफ प्रॉफिट की डिमांड नहीं करेगा वो, इन्वेस्ट ये सभी तो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। पहला वाला अपना बिल्कुल सही हो जाएगा भैया, है ना। तो पहला वाला सही कि पार्टनर जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता बिजनेस के फर्म के ऑपरेशंस में, वो पार्टनर माना जाता है, वो डज नॉट पार्टिसिपेट। तो स्लीपिंग पार्टनर इज ए पार्टनर प्रोवाइड सम ऑफ द कैपिटल, कैपिटल जरूर इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, पर कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा मैनेजिंग, बिजनेस को मैनेज करने में। नेक्स्ट क्या है, अ फर्म इज डिसॉल्व्ड, एक फर्म है जो डिसॉल्व हो रही है, कब होगी, डेथ हो जाएगी किसी पार्टनर की तब फर्म को डिसॉल्व कर दोगे क्या, ऐसा तो नहीं। रिटायरमेंट हो गया, कोई पार्टनर रिटायर लेके चला गया, रिटायरमेंट लेके चला गया, तो फर्म बंद हो जाएगी, डिसॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं। सभी पार्टनर्स की सहमति से, हाँ अगर सभी पार्टनर रजामंद हैं इस चीज़ को तो ठीक है भैया, कर लो डिसॉल्व। तो ये अपना थर्ड वाला सही था। या सारे के सारे पार्टनर मर जाते हैं और केवल एक पार्टनर बचता है, तब भी ऐसा हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन विच कंडीशन ए पार्टनरशिप फॉर्म इज डीम्ड टू बी डिसॉल्व, किस कंडीशन में पार्टनरशिप फॉर्म मानी जाएगी कि वो डिसॉल्व हो सकती है। पार्टनरशिप के एडमिशन पे, रिटायरमेंट पर ऐसा तो कुछ नहीं, लॉस हो जाए पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप फॉर्म थोड़ी बंद होगी। यहाँ पर माना ये तब जाएगा ऑन एन एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, कोई पार्टनरशिप था उसका उन्होंने पीरियड पहले से तय कर रखा था, एक्सपायर हो गया पीरियड तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व मानी जा सकती है। नेक्स्ट क्या है, अब पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट रजिस्टर, एक पार्टनरशिप फॉर्म अगर रजिस्टर नहीं है तो फिर क्या होगा, एक फर्म क्या केस कर सकती है किसी पार्टनर के अगेंस्ट में, कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट एनी पार्टनर। तो हाँ भाई हाँ बिल्कुल, फर्म के किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट में कोई केस फाइल नहीं कर सकती है। नो पार्टनर कैन फाइल ए केस अगेंस्ट फर्म, कोई पार्टनर केस फाइल नहीं करेगा किसी भी फर्म के अगेंस्ट में। तो हाँ ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर फर्म के केस में नहीं करेगा, कोई भी पार्टनर फर्म के खिलाफ केस नहीं कर सकता अगर रजिस्टर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये एडवांटेज उसको नहीं मिलेगी। ना फर्म किसी पार्टनर के अगेंस्ट में केस कर सकती है, कोई एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के खिलाफ भी केस नहीं कर सकता है अगर फर्म रजिस्टर नहीं है। तो ऑप्शन अपना कौन सा सही हो गया, चौथा वाला बिल्कुल सही हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भैया, तो सारे के सारे ऑप्शन सही हो गए। इफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रजिस्टर, ना तो इट कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, नो पार्टनर कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर, द फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट एनी पार्टनर, बट थर्ड पार्टी, हाँ थर्ड पार्टी फाइल कर सकती है फर्म के केस, फर्म के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकती है थर्ड पार्टी। तो आज के लिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं माय फ्रेंड्स एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।